नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू लोहिया यूपी पुलिस जीके मॉक टेस्ट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप जुड़ेंगे मेरे साथ और देखेंगे जो आज का मॉक टेस्ट है उसमें जीएस से संबंधित जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हें आप मेरे साथ मिल करके हल करने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं जो आज का मॉक टेस्ट है। उस मॉक टेस्ट में से प्रथम क्वेश्चन आपके सामने है और प्रथम क्वेश्चन आप सभी मिल करके मेरे साथ हल करने का प्रयास करेंगे। जुड़ जाएंगे सभी जी। देखेंगे आज का प्रथम क्वेश्चन है आपके सामने और क्वेश्चन है सुल्तान ए सईद किस शासक को कहा जाता था। सुल्तान ए सईद, चार ऑप्शन आपके सामने, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। सुल्तान ए सईद किस शासक को कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। सुल्तान ए सईद की बात करें कि किसे कहा जाता था। सुल्तान ए सईद आप याद रखेंगे किसको बोलते थे, इल्तुतमिश को सुल्तान ए सईद के नाम से जाना जाता था। जो अन्य शासक हैं उनके कुछ नाम है, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक आपने पढ़ा होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक को हम किस नाम से जानते थे, कुतुबुद्दीन ऐबक आप पढ़ते हैं, इनके नाम क्या हैं। एक तो आप पढ़ा होगा लाख बख्श और एक आप पढ़ते हैं पील बख्श। लाख बख्श और पील बख्श किसे कहा जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। अलाउद्दीन खिलजी में आपने पढ़ा होगा, अलाउद्दीन खिलजी को हम क्या बोलते थे, अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है अली या गुरशास्प। क्या बोलते हैं जी, अली या गुरशास्प। ये किसको कहा जाता है, अलाउद्दीन खिलजी। और आपसे पूछे सुल्तान ए सईद के नाम से किसे जाना जाता है, इल्तुतमिश। कौन है इल्तुतमिश। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। आप पढ़ते हैं तुगलक वंश में शासक है फिरोज शाह तुगलक और खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी। और आपसे पूछे गुलाम का गुलाम किसे बोला जाता है, गुलाम का गुलाम। गुलाम का गुलाम भी किसे बोलते हैं, गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। क्योंकि जो मोहम्मद गौरी है, मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन है, इल्तुतमिश। इसलिए गुलाम का गुलाम किसे बोलते हैं, इल्तुतमिश को कहा जाता है। क्लियर हो गया। तो ये आपके अन्य नाम से आपके क्वेश्चन थे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है आना सिक्का किसके द्वारा जारी किया गया था। चार ऑप्शन आपके सामने, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, अकबर। सिक्का आपको बताना है आना। आना सिक्का तो मुगल काल के आपके शासक हैं और इन्हीं में से आपको बताना आना सिक्का। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा शाहजहां। क्या है इसका सही आंसर, शाहजहां। अब आपको बताना, जैसे जहांगीर, आप क्वेश्चन जहांगीर ने अपने शासनकाल में एक सिक्का जारी किया और इस सिक्के का नाम था निसार। तो निसार पूछे तो कौन है आपका, जहांगीर। आना पूछा जा रहा है, आना सिक्का किसने जारी किया था, शाहजहां ने जारी किया था आना सिक्का। उसके बाद कौन है, औरंगजेब। औरंगजेब के समय में कोई आपका सिक्का जारी नहीं किया गया। अकबर के समय में अगर आपसे पूछा जा रहा है, अकबर के समय में अकबर ने 4 सिक्के जारी किए। कौन कौन से, एक आपने पढ़ा होगा इलाही इसने चलाया। उसके बाद में एक कौन सा, एक आपका संसब, एक आप याद रखेंगे जलाली। कौन सा, जलाली। और एक कौन सा है, एक आपका मोहर। कौन सा आपका, मोहर। तो ये जो आपके सिक्के हैं किसने चलाए थे, अकबर ने। और आपसे पूछा जाए मुगल काल में क्या है, मुगल काल में सबसे अधिक प्रचलित सिक्का, मुगल काल में क्वेश्चन है, मुगल काल में सबसे अधिक प्रचलित सिक्का, सबसे अधिक प्रचलित सिक्का कौन सा था, जो सबसे ज़्यादा चलता था। तो वो आपको बताना है सबसे अधिक प्रचलित सिक्का। ये क्वेश्चन आपके लिए बताएंगे आप, मुगल काल में सबसे अधिक प्रचलित सिक्का कौन सा था। तो मुगल काल में आपसे पूछा जा रहा है सबसे अधिक प्रचलित सिक्का, तो आप आंसर याद रखेंगे कौन सा था आपका, मोहर। कौन सा था, मोहर। मुगल काल में ही अगर आपसे पूछे कि शाहरुख नामक सिक्का किसने चलाया था, शाहरुख आप याद रखेंगे ये किसने जारी किया था, ये जारी किया था बाबर ने। शाहरुख नामक सिक्का किसने जारी किया था, बाबर ने। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, लोटस महल का निर्माण किस स्थान पर कराया गया। लोटस महल आपके सामने 4 ऑप्शन है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। लोटस महल आपको बताना है कि किस स्थान पर इसका निर्माण कराया गया। लोटस महल की अगर बात करें, जो दक्षिण भारत में एक आप साम्राज्य पढ़ते हैं, विजयनगर साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य। और विजयनगर साम्राज्य पर आपने पढ़ा होगा, विजयनगर साम्राज्य आपने पढ़ा है कि इस पे सबसे पहले कौन सा राजवंश स्थापित हुआ था, संगम राजवंश स्थापित हुआ। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना आपने पढ़ा भी है कि 1336 ईस्वी में 2 भाई थे, एक का नाम क्या था, एक का नाम था हरिहर और दूसरे का नाम क्या था, हरिहर और दूसरे का नाम था बुक्का। तो इन 2 भाइयों के द्वारा आपके विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई।
अब विजयनगर साम्राज्य पे सबसे पहले संगम राजवंश स्थापित हुआ और हरिहर एवं बुक्का नामक भाइयों के द्वारा किया गया। विजयनगर साम्राज्य के जो अवशेष हैं ये किस नदी के किनारे मिलते हैं, क्वेश्चन आता है। तो नदी कौन सी है, नदी का नाम आप याद रखेंगे, तुंगभद्रा नदी। और तुंगभद्रा नदी ये कौन से राज्य में, कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो विजयनगर साम्राज्य के जो आपके शासक थे उनके द्वारा कौन से महल का निर्माण कराया गया, लोटस महल का निर्माण आपका कराया गया। और लोटस महल का निर्माण तो आपने पढ़ा है विजयनगर साम्राज्य कौन से राज्य में था, कर्नाटक में, इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कर्नाटक। लोटस महल का निर्माण किस स्थान पर कराया गया, कर्नाटक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक के शासनकाल को मुगल साम्राज्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने, औरंगजेब, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। इनमें से आप बताएंगे किसके शासनकाल को मुगल काल का आपका स्वर्ण युग कहा जाता है। मुगल काल का स्वर्ण युग, मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग। तो इनमें आप याद रखेंगे मुगल साम्राज्य का जो स्वर्ण युग है तो आंसर हो जाएगा इसका शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है। अन्य जो आपके स्वर्ण युग आप पढ़ते हैं, जैसे अगर मुगल काल में ही आपसे पूछा जाए कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्या है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग ये किसके शासनकाल को कहा जाता है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग। तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग ये आपका याद रखना है, अकबर के शासनकाल को कहा जाता है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, क्योंकि बहुत सारे आपके ग्रंथ थे जिनका फारसी भाषा में अनुवाद कराया गया जो हिंदी के ग्रंथ थे। नेक्स्ट है जहांगीर। आपने पढ़ा होगा क्वेश्चन, चित्रकला का स्वर्ण युग कौन सा है, चित्रकला का स्वर्ण युग ये किसके शासनकाल को कहा जाता है, ये जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। बहुत इसमें आपका चित्रों का निर्माण कराया गया, बहुत सारे चित्रों का निर्माण कराया गया और इसलिए चित्रकला का स्वर्ण। शाहजहां के शासनकाल को इसमें आप याद रखेंगे स्थापत्य कला का स्वर्ण युग क्या है, स्थापत्य कला या बिल्डिंग निर्माण का जो स्वर्ण युग है वो किसके शासनकाल को बोलते हैं, शाहजहां के शासनकाल को बोलते हैं। या मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग पूछे तो कौन आपका, शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है। ये इतने क्वेश्चन है, इसमें आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाजसनेयी संहिता किस वेद का भाग है, वाजसनेयी संहिता किस वेद का भाग है। चार ऑप्शन आपके सामने है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इनमें से आपको बताना है वाजसनेयी संहिता। वेद की अगर आप बात करें, वेद की संख्या कितनी होती है, 4। सबसे पुराना वेद आपसे पूछा जाए ऋग्वेद, सबसे नया वेद कौन सा है, अथर्ववेद। फिर ऋग्वेद में आपसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। तो गायत्री मंत्र 3 से बन जाएगा 3, तो तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख आपका मिलता है। उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा जो दशराग युद्ध अगर आपसे पूछा जा रहा है, जो 10 राजा और सुदास के मध्य लड़ा गया, 10 राजा और आपके सुदास था उनके मध्य लड़ा गया, तो ये आपका कौन से मंडल में इसका उल्लेख मिलता है, 7वें मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। देवता सोम का उल्लेख पूछे तो 9वें मंडल में। और 4 वर्णीय समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इसका वर्णन कौन से मंडल मिलता है, 10वें मंडल में मिलता है। ये ऋग्वेद से बहुत ज्यादा आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में आपसे पूछा जा रहा है कि गद्य और पद्य वाला वेद कौन है, गद्य और पद्य वाला वेद है यजुर्वेद। भारतीय संगीत का जनक कौन सा वेद है, सामवेद। और जादू, टोना, विवाह आदि का विवरण कौन से वेद मिलता है, अथर्ववेद में। लेकिन हमें यहाँ से क्वेश्चन देखना है कि वाजसनेयी संहिता किस वेद का भाग है। वाजसनेयी संहिता अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आप याद रखेंगे कौन से वेद का भाग है, यजुर्वेद का भाग है वाजसनेयी संहिता। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, नैमिषारण्य तीर्थ स्थल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। जिले हैं आपके सामने बाराबंकी, वाराणसी, सीतापुर, अयोध्या। इनमें से आप बताएंगे नैमिषारण्य तीर्थ स्थल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। नैमिषारण्य है यहाँ पे, ये नैमिषारण्य में हो रहा है, क्या है आपका नैमिषारण्य, नैमिषारण्य, ये नैमिषारण्य है, इसे आप नैमिषारण्य पढ़ें। नैमिषारण्य तीर्थ स्थल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। नैमिषारण्य आपका सीतापुर जिले में आपका स्थित है और आपका पुराना स्थान है जो आपका तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध था। क्वेश्चन भी आता है, क्वेश्चन क्या आता है, 88,000 क्या है, 88,000 ऋषियों की तप्त भूमि, 88,000 ऋषियों की तप्त भूमि किसे कहा जाता है। 88,000 ऋषियों की तप्त भूमि अगर आपसे पूछ रहा है तो किसे बोलते हैं 88,000 ऋषियों की तप्त भूमि,
तो आपको याद रखना है सीतापुर को कहा जाता है 88,000 ऋषियों की तप्त भूमि, और सीतापुर में भी कौन सा स्थान है, नैमिषारण्य स्थान इसे कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस भारतीय राज्य में शंकुधारी वृक्ष मिलते हैं? तो शंकुधारी वृक्ष उस राज्य में मिलेंगे जो आपका ठंडा स्थान हो जहां पर, तो वहां पे आपके शंकुधारी वृक्ष मिलते हैं। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड। तो इनमें से ठंडा स्थान कौन से राज्य में मिलेगा? इसमें ठंडा स्थान मिलेगा आपका उत्तराखंड में, इसलिए सीधा आंसर क्या हो जाएगा, सीधा आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपके देश हैं और एक तरफ आपकी राजधानी। अब इनमें से आपको बताना है कि कौन आपका सुमेलित नहीं है। मंगोलिया, मंगोलिया की कैपिटल उलान बटोर, सही है या गलत, वो आप बताएंगे। तजाकिस्तान, बिश्केक, सही है या गलत। पुर्तगाल, लिस्बन, सही है या गलत। अल्जीरिया, अल्जीरियस, सही है या गलत। तो इनमें आपको बताना है कि एक आपका देश ऐसा है जिसकी राजधानी गलत यहाँ पे सुमेलित है। तो ऐसा कौन सा देश है? ऐसा देश आपका ताजिकिस्तान। कौन सा देश है? ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान की कैपिटल बिश्केक नहीं है, ताजिकिस्तान आप पढ़ते हैं। ताजिकिस्तान की कैपिटल क्या है? ताजिकिस्तान की कैपिटल है दुशानवे। क्या है इसकी कैपिटल? दुशानवे। क्या है बताएंगे? दुशानवे इसकी कैपिटल है। तो याद रखेंगे ताजिकिस्तान की कैपिटल दुशानवे। और आपसे पूछा जाएगा जी किर्गिस्तान, कौन सा है? किर्गिस्तान। किर्गिस्तान की कैपिटल क्या है? किर्गिस्तान की आपकी बिश्केक। तो आपको याद रखना है ताजिकिस्तान अगर पूछ रहा है तो इसकी कैपिटल दुशानवे है, जबकि किर्गिस्तान की क्या है? बिश्केक। मंगोलिया उलान बटोर सही है, तो पुर्तगाल लिस्बन सही है। अल्जीरिया क्या है? अल्जीरियस आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांतों में पहली बार द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? आपके सामने चार ऑप्शन है, 1861, 1892, 1909, 1919। प्रांतों में आपका पूछा है, प्रांतों में पहली बार द्वैध शासन की स्थापना। द्वैध शासन में क्या है, जो आपके शासन करने के लिए जो विषय थे उनको दो भागों में आपका बांट दिया गया, एक आरक्षित और एक आपका हस्तांतरित। इस तरीके से जो आपके टोटल विषय थे वो आपके 51 विषय थे, तो दो भागों में बांट दिया गया, एक हस्तांतरित और एक आपके आरक्षित। तो इसलिए इसको बोलते हैं द्वैध शासन। तो दो इसके अलग अलग आपके भाग बन गए। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा है कि प्रांतों में पहली बार द्वैध शासन, प्रांतों में आपने पढ़ा होगा, प्रांतों में पहली बार जो द्वैध शासन है वो किस अधिनियम में? तो वो हमने स्थापित किया था 1919 अधिनियम में। और आपसे पूछा जाएगा द्वैध शासन का जनक कौन है? तो द्वैध शासन का जनक भी आप याद रखेंगे, इसका नाम क्या है? इसका नाम है लियोनस कार्टिस। लियोनस कार्टिस इसका ये जनक माना जाता है, क्योंकि इसी के माध्यम से व्यवस्था आपकी दी गई और इसके बाद में इसको शुरू किया गया। लियोनस कार्टिस ये द्वैध शासन का जनक है। आपसे पूछा जाए प्रांतों में क्या है? प्रांतों में तो द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया, और कहाँ पर? केंद्र में द्वैध शासन को स्थापित किया गया, केंद्र में। तो प्रांतों में समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन स्थापित हुआ। तो केंद्र में जो द्वैध शासन है किस अधिनियम के माध्यम से स्थापित हुआ? इस अधिनियम को याद रखेंगे। इस अधिनियम का नाम क्या है? इस अधिनियम का नाम है 1935 अधिनियम। प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित कर दिया और केंद्र में प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया और केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई 1935 अधिनियम के माध्यम से। तो प्रांतों में पहली बार द्वैध शासन की स्थापना आप याद रखेंगे 1919 अधिनियम। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, सुक्रेज व माल्टेज हार्मोन्स किस भाग से निकलते हैं? पाचक एंजाइम में सुक्रेज व माल्टेज, तो आपको बताना है किस भाग से निकलते हैं। अमाशय, ये अमार हो रहा है, अमाशय आप याद रखेंगे क्या है? अमाशय। अमाशय, अग्नाशय, वृद्धांत्र या क्षुधांत्र, इनमें से आपको बताना है कि किससे निकलते हैं। वृद्धांत्र, ये भी क्षुधास्त्र हो रहा है, क्षुधांत्र आप पढ़ेंगे, क्षुधांत्र। सुक्रेज व माल्टेज हार्मोन्स, तो आपसे पूछा जा रहा है ये पाचक एंजाइम्स होते हैं हमारे अंदर, शरीर के अंदर, और सब आपके अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं। जैसे अमाशय, अमाशय में एक रस रहता है और इस रस को बोलते हैं जठर रस। जठर रस से आपके 3 हार्मोन्स निकलते हैं, HPR, ये हार्मोन्स है। एस से क्या बन जाएगा? एस से बन जाएगा HCl। पी से क्या बन जाएगा? पी से बन जाएगा पेप्सिन। और आर से क्या बन जाएगा? आर से बन जाएगा रेनिन। ये 3 आपके एंजाइम यहाँ से निकलते हैं, पाचक एंजाइम, HCl, पेप्सिन और रेनिन। HCl क्या है? ये भोजन को सड़ने से रोकता है। पेप्सिन प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है।
और रेनिन जो दूध में आपके जो दूध में प्रोटीन होती है, ठीक है, तो उसको पचाने का कार्य कौन करता है? रेनिन। या आप कहेंगे कि दूध को पचाने का कार्य कौन करेगा? आपका रेनिन करेगा। उसके बाद में अग्नाशय से आप याद रखेंगे, अग्नाशय से याद रखेंगे लात। लात से क्या बन जाएगा? एल से तो बन जाएगा आपका लाइपेज बनेगा, लाइपेज। ए से क्या बन जाएगा? ए से बन जाएगा आपका एमाइलेज। और टी से क्या बन जाएगा जी? टी से बन जाएगा आपका ट्रिप्सिन। क्या बनेगा आपका? टी से बन जाएगा ट्रिप्सिन। तो इनको तीनों के याद रखेंगे, लाइपेज, एमाइलेज और कौन है? ट्रिप्सिन। ये कहाँ से निकलते हैं? अग्नाशय से। वृद्धांत से कोई पाचक एंजाइम नहीं निकलता क्योंकि जल अवशोषक का कार्य करती है वृद्धांत या बड़ी आंत। क्षुधांत्र का मतलब क्या है? क्षुधांत्र का मतलब है छोटी आंत। क्या है क्षुधांत्र का मतलब? क्षुधांत्र का मतलब आपका छोटी आंत। तो छोटी आंत से आपको याद रखना है चार आपके हार्मोन्स निकलते हैं, ESML। ई से क्या बन जाएगा? ई से बन जाएगा आपका इरेप्सिन। क्या बनेगा? इरेप्सिन। एस से क्या बन जाएगा? एस से बनेगा आपका सुक्रेज। एम से क्या बनेगा? एम से बनेगा आपका माल्टेज। और एल से क्या बनेगा? एल से बनेगा आपका लैक्टेज। सुक्रेज, माल्टेज और क्या है आपका? लैक्टेज। ये आपको याद करने का एक सरल तरीका, आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सभी। तो आपने पढ़ लिया। अगर आपसे अमाशय से पूछा जा रहा है, अमाशय से आप याद रखेंगे जठर रस। क्या है आपका? जठर रस। और जठर रस में 3 आपके होते हैं, HPR, HCl, पेप्सिन और क्या है आपका? रेनिन। अग्नाशय अगर आपसे पूछ रहा है, अग्नाशय में आप 3 पढ़ रहे हैं, कौन कौन है? LAT। क्या बन जाएगा? लाइपेज, एमाइलेज और क्या बन जाएगा आपका? ट्रिप्सिन। उसके बाद है आपका क्षुधांत्र या छोटी आंत। इसमें आपके कितने रहते हैं? इसमें रहते हैं आपके 4। कौन कौन है? ESML। कौन कौन बन जाएगा? इरेप्सिन, सुक्रेज, माल्टेज और लैक्टेज। तो इस तरीके से आपके क्या होते हैं? ये आपके पाचक एंजाइम होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर कार्य करते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन आपका पूरा हो जाएगा। सुक्रेज व माल्टेज आपसे पूछा जाए तो कहाँ से निकलते हैं? आपके क्षुधांत्र से निकलते हैं। सुक्रेज क्या कार्य करेगा? जो आप चीनी खाते हैं, सुक्रोज खाते हैं, उसको पचाने का कार्य कौन करेगा? सुक्रेज। और आपसे पूछे माल्टोज को पचाने का कार्य कौन करेगा? आपका माल्टेज। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जी। नेक्स्ट है, किस भारतीय फसल को उच्च आर्द्रता व उच्च तापमान की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है गेहूं, मटर, चावल, चना। इनमें से आप बताएंगे कि ऐसी कौन सी फसल है जिसको उच्च आर्द्रता व उच्च तापमान की आवश्यकता होती है? गेहूं, मटर, चावल, चना। तो इसमें आप याद रखेंगे सही आंसर क्या होगा? उच्च आर्द्रता और उच्च तापमान के लिए कौन सी फसल है? चावल को आपकी आवश्यकता होती है। क्लियर हो गया? और चावल आपसे पूछा जाए किस वर्ग की फसल है? ये खरीफ वर्ग की फसल है। कौन सी है? खरीफ। क्योंकि जून जुलाई में बोते हैं और आपने पढ़ा है अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है, वो फसल कहलाती है खरीफ। आपने पढ़ा हो गेहूं कौन से वर्ग की है? रबी। अक्टूबर नवंबर में बोते हैं और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। मटर भी रबी वर्ग की फसल है। और चना भी आपका रबी वर्ग की फसल है। एक क्वेश्चन बहुत आता है, गेहूं का मामा क्या है? गेहूं का मामा किसे कहा जाता है? गेहूं का मामा अगर आपसे पूछ रहा है, गेहूं का मामा याद रखेंगे ये किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है आपका फेलेरिस माइनर। फेलेरिस माइनर को आपका गेहूं का मामा कहा जाता है। किसको कहते हैं जी? फेलेरिस माइनर को गेहूं का मामा कहा जाता है। फेलेरिस माइनर एक खरपतवार होता है, गेहूं की तरह दिखता है और इसी को हम देसी भाषा में क्या बोल देते हैं? देसी भाषा में बोल देते हैं इसको बलूरी। क्या बोलते हैं? बलूरी। क्लियर हो गया? एक और याद रखेंगे, चावल आपसे पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला में है। और केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र अगर आपसे पूछ रहा है कटक। और आपने एक रोग पढ़ा होगा, कौन सा? खैरा रोग, धान का खैरा रोग। कौन है आपका? धान का खैरा रोग। धान का खैरा रोग किसकी कमी से लगता है? तो इसे याद रखेंगे ZN, यानी क्या है आपका? जिंक या जस्ता की कमी से कौन सा रोग लगता है? धान का खैरा रोग लगता है। आगे बढ़ते हैं जी। किस धातु का प्रयोग हड़प्पा में हथियार व औजार बनाने के लिए किया जाता था? 4 ऑप्शन आपके सामने, सोना, लोहा, चांदी, तांबा। हड़प्पा सभ्यता आप पढ़ते हैं तो हड़प्पा सभ्यता आपने पढ़ा होगा, वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की। और आपने पढ़ा इसके बहुत सारे स्थल हैं, जैसे मोहनजोदड़ो, सुरकोटदा, लोथल और कालीबंगा। ये बहुत सारे स्थल आपने पढ़े होंगे इसी के। तो हड़प्पा सभ्यता में यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा है कि हथियार व औजार बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता था? आंसर याद रखेंगे, आंसर क्या है आपका? तांबा। सबसे पहले आपकी
ये धातु खोज की गई और इसका हम प्रयोग करते थे तांबा का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्लोरेला किस पोषक तत्व से भरपूर होता है। क्लोरेला हम अपने भोजन की जो सामग्री होती है, भोज्य सामग्री होती है, उसके लिए प्रयोग करते हैं। तो क्लोरेला किस पोषक तत्व से भरपूर होता है, आप बताएंगे वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या खनिज लवण। क्लोरेला आप याद रखेंगे ये किस पोषक तत्व से भरपूर होता है, इसे आप याद रखेंगे ये भरपूर होता है आपका प्रोटीन से। किससे भरपूर होता है, प्रोटीन का महत्वपूर्ण स्रोत होता है कौन, क्लोरेला। नेक्स्ट, संघ कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। संघ कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन है जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या महान्यायवादी। इनमें से आप बताएंगे किसमें निहित होती है। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति, तो आप आर्टिकल आपने पढ़ा होगा एक आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 में ये क्या क्या कहा गया है, कहा गया है इसमें कि संघ की कार्यपालिका का प्रमुख क्या है, संघ की कार्यपालिका का प्रमुख। संघ की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा, संघ की कार्यपालिका का प्रमुख तो आप पढ़ते हैं जी कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। संघ की कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होगा। यह किस आर्टिकल में कहा गया है, ये आर्टिकल 53 में कहा गया। तो सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा। जबकि आप पढ़ते हैं जो संघ की कार्यपालिका है, संघ की कार्यपालिका है, संघ का जो वास्तविक प्रमुख होता है, वास्तविक प्रमुख कौन होता है, वास्तविक प्रमुख होता है आपका प्रधानमंत्री। कौन होता है, प्रधानमंत्री। क्योंकि प्रधानमंत्री क्या है, जो आपका मंत्रिमंडल होता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की सहायता से वास्तव में शासन चलाने का कार्य कौन करता है, पीएम करता है, प्रधानमंत्री। लेकिन संवैधानिक तौर पर कौन होगा, संवैधानिक तौर पर होगा राष्ट्रपति। इसलिए वास्तविक प्रमुख पूछे तो कौन है, प्रधानमंत्री, और संवैधानिक प्रमुख पूछे तो कौन होता आपका, राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुक्मणी देवी अरुणडेल। ये याद रखेंगे, ये पूरा जो आपका क्वेश्चन है ये है रुक्मणी देवी अरुणडेल। रुक्मणी देवी अरुणडेल किस भारतीय नृत्य की कलाकार हैं। इनमें से आपको बताना है भारतनाट्यम, कथकली, मोहिनीअट्टम या कथक। इनमें से बताएंगे। रुक्मणी देवी अरुणडेल किस भारतीय नृत्य की कलाकार है। इसका सही आंसर हो जाएगा भारतनाट्यम। क्या हो जाएगा, भारतनाट्यम। भारतनाट्यम कौन से राज्य का नृत्य है, इसे आप याद रखेंगे तमिलनाडु का। कथकली अगर आपसे पूछ रहा है ये कौन से राज्य का नृत्य है, केरल का। मोहिनीअट्टम अगर आपसे पूछ रहा है ये कौन से राज्य का नृत्य है, केरल का। कथक अगर आपसे पूछ रहा है कथक कौन से का नृत्य है, कथक आप याद रखें उत्तर भारत। और विशेष तौर पर राज्य अगर आपसे पूछा जाए कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का। कहाँ का है, उत्तर प्रदेश। तो आपको याद रखें रुक्मणी देवी अरुणडेल किस भारतीय नृत्य के कलाकार हैं, भारतनाट्यम। भारतनाट्यम तमिलनाडु में है, कथकली आपका केरल, मोहिनीअट्टम केरल, कथक आपका कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। FSSAI की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो भारत में जो खाद्य सामग्री होती है या खाद्य सामग्री से संबंधित जो आपकी संस्था है उनके लिए सर्टिफिकेशन का जो कार्य वो कौन करता है, FSSAI करता है। तो आपसे पूछा है कि इसकी स्थापना किस वर्ष हुई, 1972, 2006, 2008, 2010। इनमें से आप बताएं इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 2008 में। FSSAI क्या, तो क्या बनेगा, ये बनेगा फूड, इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये इसकी फुल फॉर्म बनती है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आपसे पूछा जाए स्थापना कब हुई है, स्थापना याद रखेंगे 2008। और मुख्यालय कहाँ पर है, मुख्यालय आप याद रखेंगे इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। कहाँ पर हेडक्वार्टर, नई दिल्ली। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है DY पाटिल स्टेडियम स्थित है। DY पाटिल स्टेडियम, इनमें से आपको बताना है कहाँ पर है, भुवनेश्वर, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। ये भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। इनमें से आप बताएंगे कि कहाँ पर स्थित है DY पाटिल स्टेडियम। DY पाटिल स्टेडियम आप याद रखेंगे कहाँ पर स्थित है, मुंबई में आपका स्थित है। और सभी खेलों का आपका स्टेडियम है कौन सा, DY पाटिल स्टेडियम। क्लियर हो गया। DY पाटिल स्टेडियम आपका कहाँ पर है, मुंबई।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, अमानगढ़ रिजर्व क्षेत्र स्थित है सहारनपुर, बिजनौर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी। पीलीभीत हो रहा है, ये पीलीभीत है, भय ये भय, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, इनमें से आपको बताना है। अमानगढ़ रिजर्व क्षेत्र, अमानगढ़ पूरा क्वेश्चन है, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व क्षेत्र, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व क्षेत्र स्थित है सहारनपुर, बिजनौर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी। तो आप पढ़ते हैं जी, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व क्षेत्र अगर आपसे पूछ रहा है तो आंसर याद रखेंगे कौन से जिले में स्थित है, बिजनौर जिले में स्थित है। और बिजनौर जिला आपका कहाँ पड़ता है, ये यूपी में पड़ता है बिजनौर जिला। अब आपसे पूछा जाए, ये तो हो गया अमानगढ़ टाइगर रिजर्व क्षेत्र, आपसे पूछा जाए कि भारत का प्रथम टाइगर रिजर्व क्षेत्र, भारत का प्रथम टाइगर रिजर्व क्षेत्र, भारत का प्रथम टाइगर रिजर्व क्षेत्र या बाघ संरक्षण क्षेत्र, टाइगर रिजर्व क्षेत्र कौन सा है। तो भारत का प्रथम टाइगर रिजर्व क्षेत्र अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आप याद रखेंगे कौन सा है। तो भारत का प्रथम बाघ रिजर्व क्षेत्र याद रखेंगे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन सा है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को किस वर्ष घोषित किया गया, वर्ष 1973 में घोषित किया गया। और आपने पढ़ा भी होगा कौन सा प्रोजेक्ट है, कौन सा प्रोजेक्ट है आपका, टाइगर प्रोजेक्ट। टाइगर प्रोजेक्ट की जो आपकी शुरुआत है ये किस वर्ष की गई थी, 1973 में की गई। और 1973 में आपसे पूछा जाए जी कहाँ से की गई थी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से आपकी की गई। और किस व्यक्ति ने की थी, व्यक्ति का नाम भी आप याद रखेंगे, व्यक्ति का नाम क्या है, कैलाश सांखला। कैलाश सांखला ने इसकी शुरुआत की। इसी कारण आपने पढ़ा भी होगा कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया क्या है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया, टाइगर मैन ऑफ इंडिया ये आपका किसे कहा जाता है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया अगर आपसे पूछे तो कौन है आपका, कैलाश सांखला। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम क्या हो गया है, इसका नया नाम हो गया रामगंगा नेशनल पार्क, रामगंगा नेशनल पार्क। और आपने पढ़ा भी होगा जो गंगा की सहायक नदी है रामगंगा, ये यहीं से आपकी निकल करके जाती है। रामगंगा नेशनल पार्क इसका नाम कर दिया गया है कौन से राज्य में स्थित, ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और भारत का पहला नेशनल पार्क भी पूछे तो कौन सा है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, निम्न को सुमेलित कीजिए। एक तरफ क्या है, एक तरफ मुगल शासक हैं और एक तरफ उनके मकबरे, मुगल शासक और मकबरे, जैसे बाबर काबुल, अकबर सिकंदरा, जहांगीर लाहौर, औरंगजेब आगरा। इनमें से आपको बताना है कि कौन सही सुमेलित नहीं है, बताएंगे सभी कमेंट करके। बाबर, बाबर का कहाँ पर है, काबुल अफगानिस्तान, ये आपका सही है। बाबर का कहाँ पर है, काबुल। और काबुल कहाँ पड़ता है, काबुल पड़ता है आपका अफगानिस्तान देश में। कहाँ पर है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के वर्तमान में कैपिटल भी क्या है, काबुल। अकबर का कहाँ पर है, सिकंदरा। और सिकंदरा कहाँ पड़ता है, सिकंदरा पड़ता है आपका आगरा में। नेक्स्ट है जहांगीर का कहाँ पर है, जहांगीर, जहांगीर का आपका लाहौर है, रावी नदी के किनारे। और ये कौन से देश में स्थित है, ये आपका पाकिस्तान देश में स्थित है। नेक्स्ट है औरंगजेब आगरा, ये आपका गलत सुमेलित है। औरंगजेब, औरंगजेब का अगर आपसे पूछा जाए ये कहाँ पर है, ये खुलदाबाद में। और खुलदाबाद कहाँ पड़ता है, खुलदाबाद पड़ता है महाराष्ट्र राज्य में। कहाँ पे पड़ता है, महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है खुलदाबाद। तो बाबर का काबुल आपका अफगानिस्तान सही है, अकबर सिकंदरा सही है, जहांगीर लाहौर पाकिस्तान सही है, औरंगजेब का कहाँ पर है, खुलदाबाद महाराष्ट्र। दो और आपके अन्य मुगल शासक हैं, जैसे एक आप याद रखेंगे हिमायूं, हिमायूं का मकबरा कहाँ पर है, हिमायूं का मकबरा तो ये याद रखेंगे दिल्ली। और आपसे पूछा जाए जी शाहजहां का मकबरा कहाँ पर है, शाहजहां जो ताजमहल वो इसका मकबरा है। और ताजमहल कहाँ पर है, ताजमहल आपका आगरा में स्थित है। तो ये मकबरे वाले क्वेश्चन आपके आ जाते हैं मुगल शासक से, इनको आप याद रखेंगे। और मॉक टेस्ट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो एक बार चैनल को लाइक अवश्य करें सभी, तो चैनल को लाइक अवश्य करेंगे सभी। नेक्स्ट देखते हैं जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लाइक वाला बटन सभी प्रेस कर देंगे जी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी, ऑप्शन आपके 1975, 1980, 1982, 1972। इनमें से आपको बताना है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 1975, 1980, 1982, 1972। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, या आप इंग्लिश में बोल देते हैं RRB, रीजनल रूरल बैंक, ये आपने पढ़ा होगा, रीजनल रूरल बैंक। तो कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए
तो आपने पढ़ा है एक कमेटी गठित हुई और कमेटी का नाम क्या है, नरसिंघम कमेटी। नरसिंघम कमेटी के सुझाव के आधार पर तो 1975 में आरआरबी बैंक स्थापित हुआ और भारत में स्थापित होने वाला प्रथम आरआरबी तो आप याद रखेंगे प्रथमा बैंक था। प्रथमा बैंक की जो स्थापना है ये कहाँ पे की गई थी, इसकी स्थापना की गई मुरादाबाद। और मुरादाबाद कहाँ पड़ता है, मुरादाबाद पड़ता है आपका उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर इसकी स्थापना की गई आपकी कौन से बैंक की, प्रथमा बैंक की स्थापना हुई। प्रथमा बैंक भारत का प्रथम आरआरबी। आरआरबी बैंक अगर आपसे पूछा जाए टोटल, अगर आप वर्तमान में देखेंगे आरआरबी बैंकों के जैसे आपके अलग अलग नाम है, तो टोटल आरआरबी आप याद रखेंगे 43 आपके आरआरबी हैं जो भारत में कार्यरत हैं। अब आरआरबी बैंक ये हो गया क्लियर। अब आरआरबी बैंक में आप पढ़ते हैं जो केंद्र सरकार है, इनके अलग अलग आपके हिस्सेदारी होती है। केंद्र सरकार की हिस्सेदारी कितनी है जी, राज्य सरकार की हिस्सेदारी कितने, राज्य सरकार। और हर जिले में एक आपका बैंक होता है, उसे प्रायोजित बैंक आप कह सकते हैं, प्रायोजित बैंक या लीड बैंक आप कह सकते हैं कि इसकी हिस्सेदारी कितनी होती है। तो ये आपके अलग अलग हैं। अगर आपसे केंद्र सरकार की हिस्सेदारी पूछा जा रहा है तो आप याद रखेंगे 50%। राज्य सरकार की अगर आपसे हिस्सेदारी पूछी जाए, राज्य सरकार की होती है 15%। और जो लीड बैंक होता है, प्रायोजित बैंक होता है, इसके हिस्सेदारी कितनी होती है, इसकी हिस्सेदारी होती है 35%। कितनी होती है, 35%। तो ये याद रखेंगे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। एक बार पुनः देखें, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना नरसिंघम कमेटी के सुझाव पर किस वर्ष की गई, 1975। भारत में स्थापित होने वाला प्रथम आपका आरआरबी कौन सा था, प्रथमा बैंक। कहाँ पे स्थापित हुआ, मुरादाबाद, यूपी। जो आरआरबी बैंक होते हैं उसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी कितनी, 50%, राज्य सरकार की कितनी, 15%, प्रायोजित बैंक की कितनी आपकी 35%। ये हिस्सेदारी होती है। और आरआरबी बैंक आपके कितने वर्तमान में, टोटल आपके बैंक कितने वर्तमान में, 43। कितने बैंक हैं, 43 आपके आरआरबी बैंक हैं। तो आज का मॉक टेस्ट था। अगर मॉक टेस्ट आपका अच्छा लगा हो तो एक बार मॉक टेस्ट को अपने माध्यम से आप इसको शेयर करें सभी, और आप शेयर करेंगे तो जो हमारा मॉक टेस्ट है ये आगे के लिए आपका बढ़ेगा, आपके सहयोग से हम आगे बढ़ेंगे। तो इसी के साथ आप कोशिश करें कि जो आपके पास जो भी माध्यम है उसके माध्यम से आप इसको शेयर करें। और इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।